तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का। वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज के टॉपिक जो आज का टॉपिक है वो है राइज ऑफ महाजनपदास। राइज ऑफ महाजनपदास। तो आज के टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे उसे लिस्टेड कर देते हैं। सबसे पहले महाजनपदास कैसे इवॉल्व हुआ और हमारे कौन कौन से महाजनपदास थे, फेमस महाजनपदास, नंबर ऑफ महाजनपदास, और क्या क्या सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल एस्पेक्ट थे ड्यूरिंग महाजनपदास और कैसे महाजनपदास आपके डिक्लाइन हुए। तो आइए हम महाजनपदास के बारे में पढ़ते हैं। तो अब तक हम अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक पढ़ चुके हैं। तो अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में हमने ये पढ़ा था कि जो उस समय जो किंग की जो आर्मी होती थी वो ट्राइबल्स के थ्रू ही थी, जो कि मोबिलाइज होती थी किसी भी वॉर के टाइम पर। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे जो ट्राइबल पॉलिटी थी वो आपकी टेरिटोरियल पॉलिटी में बदल गई। टेरिटोरियल स्टेट्स मतलब फिर बाउंड्रीज डिसाइड होने लगी किसी भी टेरिटरी की, और धीरे धीरे काफ़ी सारी टेरिटरी जब एक किंग एक्वायर कर लेता था तो वो महाजनपदास एक लार्ज स्टेट बन जाती थी। तो काफ़ी सारे जनपदास लड़ते थे अपने रिसोर्सेज के लिए, डोमिनेंस के लिए, जैसे कि आपने। तो सबसे पहले जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी महाजनपदास के टाइम पे, दो टाइप की पॉलिटी हुआ करती थी, मोनार्कीज और रिपब्लिक, जैसे घना संघ भी कहते थे। तो मोनार्कीज में क्या होता था, मोनार्कीज में एक टोटल सेंट्रलाइजेशन होता था। जो किंग था वो ऑल ओवर पूरी टेरिटरीज पे रूल करते थे। और रिपब्लिक में क्या होता था, कोई सिंगल अथॉरिटी नहीं होती थी, बहुत सारे किंग कलेक्टिव रूल करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बुद्धिज्म थे, जो बुद्धा थे, उनके जो पिताजी थे वो क्षत्रिय क्लैन से थे। और जो जैनिज्म में भी एक क्लैन था, लिच्छावी क्लैन, तो वो लिच्छावी क्लैन से बिलोंग करते थे। और जो किंगशिप थी मोनार्की के टाइम पे वो हेरिडिटरी किंगशिप थी, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। और रिपब्लिक में ऐसा नहीं होता था, जो चीफ थे वो ट्राइबल्स के द्वारा सिलेक्ट किए जाते थे। और सोल रेवेन्यू होता था किंग का, रेवेन्यू ट्राइबल्स रूलर आपस में शेयर करते थे, जबकि जो रेवेन्यू राइट्स थे वो किंग के पास थे मोनार्कीज में। स्ट्रॉन्ग प्रीस्टली इन्फ्लुएंस था मोनार्कीज में, जबकि रिपब्लिक्स में जो प्रीस्ट थे उनका बहुत ही लिटिल रोल था। जैसे कि मैंने आपने बताया कि मोनार्कीज में एक स्टैंडिंग आर्मी हुआ करती थी और रिपब्लिक्स में आर्मी एक सेनापति के अंदर आर्मी होती थी। अब फिर सबसे पहले रीजंस हम जानेंगे कि ये क्यों लार्ज स्टेट्स में इवॉल्व हुई, महाजनपदास क्यों लार्ज स्टेट्स में इवॉल्व हुआ। तो लेटर वैदिक पीरियड तक, मतलब लेटर वैदिक पीरियड के एंड तक आते आते आयरन की खोज हो चुकी थी। तो जब आयरन की खोज हुई तो जो वेपन्स बने, जैसे कि आपका जो जैसे फामड़ा कह सकते हो, या फिर कुछ भी, मतलब आयरन के जो वेपन्स थे उसे पेड़ वगैरह काटने से हो गया, तो लोग फर्टाइल गंगा प्लेन्स की तरफ मूव हुए। आयरन सेंटर भी वहाँ पे पास में था। जब आयरन टूल्स पास में थे तो फार्मिंग बेटर होने लगी, क्योंकि हमारे पास बेटर इक्विपमेंट्स थे। अब जब फार्मिंग होने लगी तो जो फूड्स था वो हमारा सरप्लस हुआ। अब सरप्लस फूड हुआ तो एक आर्मी, मतलब एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल लोग जीने लगे। और जहाँ थे, जैसे अब तक क्या होता था पुराने टाइम पे कि लोग मूव ऑन करते रहते थे, मतलब अगर इस जगह खाना नहीं मिला तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे। पर अब महाजनपदास के पीरियड तक क्या हो चुका था कि लोग इजीली सेटल्ड हो गए थे, फूड हमारा सरप्लस हो गया था, तो एक आर्मी सस्टेन करना इजी हो गया था। अब जब लोग एक जगह सेटल होने लगे तो टाउन्स भी बनने लगे और लॉयल्टी ट्राइब से टेरिटरी में शिफ्ट हो गई। तो आप यहाँ ये देखिए कि पहले जो लॉयल्टी ट्राइब्स के साथ थी वो इसलिए थी क्योंकि लोग ग्रुप में मूव करते थे, ग्रुप हंटिंग हुआ करती थी। पर जब लोग एक सेटल लाइफ जीने लगे तो जो टेरिटरी, जो किंग की जो टेरिटरी थी उस पर वो ज़्यादा रिलाय करने लगे। अब सबसे पहले जो महाजनपदास हैं, जो 16 महाजनपदास हैं, उसका जो वर्णन किया गया है वो अंगुत्तर निकाय में किया गया है। अब ये अंगुत्तर निकाय क्या है, ये एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। जैसे आपने सुना होगा सूत पिताका, विनय पिताका। तो विनय पिताका में ही 5 निकाय हैं, जिसमें वन ऑफ देम इज अंगुत्तर निकाय। ठीक है, आगे जब बुद्धिज्म आएगा तो हम वो भी पढ़ेंगे। तो अब हम आ जाते हैं हमारे कौन से महाजनपदास थे महाजनपदास के टाइम पे। तो कुल मिला के 16 महाजनपदास थे, जिसमें सबसे जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो महाजनपदास था और जो कि मोस्ट फेमस था वो था मगध, जिसकी कैपिटल राजगृह थी। अभी मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हम इस महाजनपदास के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो कैपिटल थी राजगिरा मगध की, जो इसका फाउंडर था वो हरियाणा का डायनेस्टी का। बाद में डायनेस्टी बहुत पावरफुल हो गई थी।
अब मगध का जो पावरफुल होने का रीजन यही था कि प्रॉक्सिमिटी थी आयरन सेंटर के पास, फर्टाइल रीजन था वहां पर, तो लोग इजीली सेटल हो जाते थे, फूड सरप्लस था, मतलब जो भी क्वालिटीज महाजन पदार्थ के लिए चाहिए वो मगध के पास थी, वो भी सरप्लस में। फिर आता है आपका अंगा, जिसकी कैपिटल थी चंपा। अब इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, अगर आप रिलेट कर पाए। जैसे कि मगध, अब आप जानते हैं कि मगध सबसे बड़ा महाजनपदार्थ था, तो जब सबसे बड़ा जनपदार्थ होगा तो राजा भी वहीं का होगा, तो आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि मगध राजा तो मगधा राजगिरा। और अंगा चंपा, अब आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि चमेली का तेल लगाया हर अंग पे, थोड़ा जोकिंग लगेगा पर ये ट्रिकी है। और वज्जी, वज्जी से आप देख सकते हैं वज्जी वैशाली, वाह 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 आ गया। अब जो मैं अभी आपको बता रहा था कि रिपब्लिक हुआ करते थे वो यही है। जैसे कि वज्जी में जो कॉन्फेडरेसी थी, जैसे कि लिच्छावी, जनात्रिका, वज्जीज। जो लिच्छावी थे वो जो जैनिज्म, जो महावीर थे वो लिच्छावी क्लैन से ही थे, ये सब महावीरास के क्लैन थे, ठीक है। फिर आ गया मल्ला, जिसकी कैपिटल थी कुशीनगर। जो बुद्धा की जो लास्ट मील थी महापरिनिर्वाणा, वो कुशीनगर में ही हुई थी, कुशीनारा सॉरी, कुशीनारा, तो जो कि मल्ला की कैपिटल थी। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई माल मिल जाता है, मतलब माल मतलब इन दी सेंस जैसे कि खाने का माल, कोई भी माल जैसे मिलता है तो आप खुश हो जाते हैं, तो कुशीनारा। काशी से तो आप समझ जाएंगे वाराणसी है, गंधार की है तक्षशिला, और कोसाला, कोसाला की है श्रावस्ती। अब गांधार का आपको पता होगा कि ये सेंटर ऑफ ट्रेड्स और लर्निंग था, जिसे पर्शियन ने कॉन्क्वेट किया था, एक डरायस नाम का रूलर था, जो कि पोरस, आपने सुना होगा, एक पोरस जो थे, बैटल ऑफ हाइडेप्सिस हुई थी अलेक्जेंडर के साथ, तो उस समय भी डराइस था, मतलब ये कंटेम्प्रेरी थे पोरस के। और कोसाला, कोसाला के राजा किंग प्रशनजीत थे। फिर अश्माका पोटाली, अश्माका पोटाली, इसे आप जैसे कि अश्मिका, चलो ठीक है, इसकी ट्रिक थोड़ी अभी नहीं बन पा रही है, पर आप ये याद रख सकते, याद रख लीजिए अभी के लिए कि असाका है वो पोटाली है। ये ओनली आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि ओनली सदर्न महाजनपदा, क्योंकि जो साउथ में जो महाजनपदा था जो कि विंध्या रेंज के जो नीचे था, ओनली वो अस्माका ही था। फिर छेदी और शक्तिमती, इसे आप ऐसे याद रखते हैं, इसे आप ऐसे याद रख सकते हैं कि शक्तिमान ने काफ़ी सारे छेद कर दिए दुश्मनों में, तो ये इसकी ट्रिक हो गई। इसके किंग शिशुपाला थे। वत्स की कौशाम्बी हो गई, इसका किंग उदयन था, और ये फाइन कॉटन टेक्सटाइल्स के लिए फेमस था। विक्रू का आप ये तो पता ही होता है कि इंद्रप्रस्थ था। पांचाल की जो नॉर्थन कैपिटल थी वो थी अहिचत्रा, और जो सदर्न थी वो थी कैपिटल कन्नौज में ही लोकेटेड था। और मत्स्य विराटनगर, और शूरसेन आपको पता ही है मथुरा, इसके किंग थे अवंतीपुरा, जो कि बुद्धा के डिसिपल थे। अवंती की थी उज्जैन, इसके किंग प्रद्योत्ता, जो कि मगध के रावलरी थे। अवंती और मगध में भी काफ़ी कम से कम 100 सालों तक लड़ाई चली थी। और कंबोजा के थे पंचा, जो कि फेमस थे हॉर्स और कैवलरी के लिए। तो ये कुछ ट्रिक हैं जो मैंने आपको बताई हैं, आप उससे इजीली रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 16 महाजन पदार्थ थे। अब इन्हीं महाजन पदार्थ के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले पावर स्ट्रगल की बात करते हैं कि कैसे महाजन पदा आपस में लड़ते थे टेरिटरी के लिए और अपना डोमिनेशन सिद्ध करने के लिए। तो जो मेन कंटेंडर थे वो थे मगध, कोशाला, वज्जी, अवंती, जिसमें मगध एक सुप्रीम के रूप में बाद में इवॉल्व हुआ था, ठीक है। अब राइज एंड ग्रोथ ऑफ मगध एम्पायर। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मगध ग्रेटेस्ट किंगडम था। और हाँ, एक और बात कि जो जब महाजन पदार्थ राइज हुआ था उसे सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब रूलिंग डायनेस्टी, जो मगध की डायनेस्टी थी, सबसे पहले हरेंका था, फिर शिशुनाग था, फिर नंदा था, नंदा के बाद आपकी मॉडर्न डायनेस्टी आई थी। अब सबसे पहले जो बेसिस ऑफ राइज, मतलब मगध राइज क्यों हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया था, टाउन्स की ग्रोथ हो गई थी, पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई थी, तो आर्मी सेटल करना इजी हो गया था, एक स्टैंडिंग आर्मी इजीली बन जाती थी मगध में। अब सबसे पहले सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताया था कि जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट विनय पिताका, सूत पिताका, विधम पिताका, इनमें महाजन पदार्थ के बारे में दिया गया है। जैन टेक्स्ट भगवती सूत्र, और आर्कियोलॉजी नॉर्थन ब्लैक वेयर पॉटरी, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि जो महाजन पदार्थ जो हैं वो
PW पोर्ट्री से रिलेट करते हैं, और जो हमारा वैदिक एज है वो ओकरे कलर पोर्ट्री से रिलेट करता है। मतलब बस आप इसे याद कर सकते हैं, बस आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं मेन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, कि डायनेस्टीज ऑफ मगध। मगध में कौन कौन सी डायनेस्टी इमर्ज हुई थी। सबसे पहले जो थी वो थी हर्यंका डायनेस्टी। तो इसके फाउंडर थे बिंबिसार, और ये बुद्धा और महावीरा के कंटेम्प्रेरी थे। इन्होंने जो अंगा थी, अंगा को कॉन्कर कर लिया था। तो अंगा की जो कैपिटल थी चंपा, वो एक ट्रेड अप था। अब मैट्रिमोनियल अलायंस किया था इन्होंने, कोशाला की प्रिंसेस से शादी की थी, तो इन्हें डाउरी में काशी मिला था, जो कि कैपिटल थी कोशाला की। लिच्छावी प्रिंस छिलाना से भी शादी करी थी, और जिनका जो बेटा था वो था जातशत्रु, और एक मदरा की प्रिंसेस थी उससे। तो 3 पत्नियां थी आपकी बिंबिसार की। उस समय थोड़ा मैरिज इसलिए भी ये लोग इतनी ज़्यादा कर लेते थे क्योंकि मैट्रिमोनियल अलायंस, मतलब अपना राज्य स्थापित करने के लिए, जैसा कि हम ये बिंबिसार के साथ देख सकते हैं। अब आपकी बारी आती है अजातशत्रु। हाँ, इससे पहले मैंने आपको पहले बताया था कि अवंती के साथ मगध का काफ़ी सालों तक दुश्मनी रही थी। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि कैसे वो राइवलरी खत्म हुई, पर अभी के लिए बाद में फ्रेंडशिप भी हो गई थी बिंबिसार की अवंती किंग प्रद्योता से, जो कि कुछ सालों तक चली होगी। बाद में मगध जो बिंबिसार था उसे अजातशत्रु ने मार दिया था। ये क्वेश्चन भी आता है कि पहला बेटा जिसने अपने बाप को गद्दी के लिए मारा, वो यही महान आदमी अजातशत्रु ही थे। अब बात करें अजातशत्रु की, तो ये बहुत ही एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन रखते थे और पावरफुल रूलर थे। इन्होंने कोशाला की जो राजा था प्रसन्नजीत से हरा दिया था और काशी रिटेन कर ली थी। अब आप इसे इस तरीके से मान सकते हैं कि जब लिच्छावी का जो क्योंकि इनकी 3 पत्नियां थी, कोशाला की राजकुमारी, लिच्छावा की प्रिंसेस, और ये बेटे थे लिच्छावा की प्रिंसेस थे। तो जब इन्होंने बिंबिसार को मारा तो जो कोशाला की जो प्रिंसेस थी, या फिर जो कोशाला के मतलब जो उनके ग्रैंडफादर रहे होंगे, तो उससे इनकी शायद राइवलरी हो गई थी, और बाद में इन्होंने कोशाला को हरा दिया था और काशी को रिटेन कर लिया था। और बाद में इन्होंने वैशाली को भी हराया, जो कि इनकी नानी का घर था, उसे भी हराया। फिर मल्लास को भी हराया। अब सबसे पहले आप मल्ला किसकी कैपिटल थी, आप ये बताइए। मल्ला किसकी कैपिटल थी? मैंने आपको बताया, माल, जैसे कुछ भी माल वाल मिलता है तो लोग खुश हो जाते हैं, तो कुशीनारा थी मल्ला की कैपिटल। अब अजातशत्रु ने एक बहुत अच्छा मिलिट्री इनोवेशन किया था, जिसे कैटापुल्ट कहते थे, महाशिला कंटका। अब इसमें क्या होता था कि जैसे ये पत्थर टाइप का कुछ होता था, और ये पत्थर मतलब एक स्प्रिंग टाइप शायद लगा होता था, जो कि इस पत्थर को एनर्जी रिस्टोर करने में मदद करता था। इस पे पत्थर रखे जाते थे, और ये पत्थर बाद में आपने बाहुबली में शायद इस टाइप का देखा होगा, तो वही उसे कैटापल्ट कहते थे। और कैरियट एक रथ था जो कि एक मेज के साथ था, उसे रथामुशाला कहते थे। तो ये तो इसके मिलिट्री इनोवेशन थे, महाशिला कंटका और रथामुशाला। अब बाद में इसने राजगिरा को फोर्टिफाई कर दिया था, क्योंकि मैंने आपको बताया था अवंती के साथ राइवलरी थी, तो इस चक्कर में राजगिरा को फोर्टिफाई करना पड़ा। और इन्हीं के टाइम पे बुद्धा ने महापरिनिर्वाण अटेन कर लिया, और पहली बुद्धिस्ट काउंसिल भी यहीं हुई, जो कि राजगिरा में हुई थी। जो नाग दशक इसके लास्ट रूलर थे। अब जैसा कि आप सब जानते हैं कि कर्मा सब देखता है, तो बाद में अजातशत्रु को भी इसके बेटे उदयन ने मार दिया था, और बाद में एक नई कैपिटल बनाई जो कि पाटलिपुत्र थी, गंगा और सन नदी के कॉन्फ्लुएंस में। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आती है आपकी नंदा डायनेस्टी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो नंदा डायनेस्टी में महापद्मानंदा ने काल अशोक को डिथ्रोन कर दिया था। तो महापद्मानंदा को एकारत कहते थे, और सर्व क्षत्रांत का भी कहते थे, क्योंकि ये डिस्ट्रॉयर था क्षत्रियास का। और फिर इनके बाद आता है महापद्मानंदा। इसका भी अजातशत्रु की तरह एक एक्सपेंशनिस्ट एम्बिशन था। इसने कलिंगा को एनेक्स किया था, और बाद में कोशाला को भी एक्वायर कर लिया था। अब आप देखते जा रहे हैं कि कैसे मगध मतलब काफ़ी रूलरों के अंडर
काफी सारे जो महाजनपदास हैं उन्हें एक्वायर करता जा रहा है, जैसे कि महापद्मनंदा ने यहाँ पे कोशाला को किया, अवंती हो गए शिशुनाग डायनेस्टी पे, और बाद में वज्जी, काशी, ये सब अजातशत्रु ने अपने अंडर कर लिए थे। अब महापद्मनंदा ने बहुत ही ह्यूज स्टैंडिंग आर्मी भी मेंटेन की हुई थी, और इसके 8 बेटे थे जिसे नवानंदास भी कहते थे। अब जो उसका लास्ट जो नंदा रूलर था वो था धनानंद। धनानंद के पास भी बहुत बड़ी आर्मी थी, और बहुत सारे ग्रीक राइटर्स ने इसे एग्रिमेस और जेंड्रमिस के नाम से भी बहुत सारे अपनी राइटिंग में लिखा है। और बाद में धनानंदा ने चंद्रगुप्त मौर्य से धनानंदा को चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था चाणक्य की मदद से। जैसा कि आपने स्टोरी सुना होगा कि धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती की थी बड़ी बड़ी सभा में, और वहाँ चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं अपने बाल या फिर अपनी छुट्टियां जब तक नहीं काटूंगा जब तक धनानंदा को डिथ्रोन न कर दूं। तो वो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के जरिए किया। अब मगध की सक्सेस के क्या कारण थे मैं आपको बता चुका हूँ। स्ट्रॉन्ग रूलर थे बिंबिसार, अजातशत्रु, ज्योग्राफी वही, बेटर वेपन्स थे, आयरन ओर के साथ प्रॉक्सिमिटी थी, फर्टाइल गंगा प्लेन थे, टिम्बर और एलिफेंट्स भी इजीली मिल जाते थे। सबसे पहले जो वॉर में जो एलिफेंट जो यूज़ किए थे वो भी मगध डायनेस्टी के दौरान ही हुए थे। कैपिटल थी मतलब कैपिटल भी जो थी वो काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग कैपिटल थी। जैसे जो राजगीर थी उसे 5 हिल प्रोटेक्ट करती थी। पाटलिपुत्र को जलादुर्ग और वाटर फोर्ट भी कहते थे। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि फर्स्ट यूज एलिफेंट्स ऑन लार्ज स्केल, और बोट बिल्डिंग में भी ये एक्सपर्ट थे। तो ये सब रीजन थे जिससे मगध एक बड़ा एम्पायर बना। अब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ऑफिशियल्स को महामात्रास, अमात्यास कहा जाता था, जो कि आयुक्तास के द्वारा असिस्ट किए जाते थे। जुडिशियल सिस्टम धर्मशास्त्र के बेस था, पनिशमेंट भी सीवियर थी, और क्योंकि ये ट्राइबल पॉलिटी से ट्रांजिशन होके और इवॉल्व होके ही बना था, तो उसने ट्राइबल लॉस को रिप्लेस कर लिया था। और बाद में थोड़ा जो लॉस थे वो हायर की बेस भी हो गए थे, क्योंकि शूद्र को पनिश हार्शली किया जाता था एज कम्पेयर टू अपर वर्णास। अब हम आते हैं सोसाइटी पे। सोसाइटी वही वर्ण सिस्टम तो था ही, जैसे ब्राह्मणास, क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास को आय रोल से एक्सक्लूडेड कर दिया गया था, और एक न्यू क्लास इमर्ज हुई थी जो थी अनटचेबल, जो कि फ्रिंजेस में रहती थी टाउन्स के और मीनियल जॉब्स करती थी। बाद में फैमिली जो फैमिली को कुला कहा जाता था, और पैट्रिलिनियल फैमिली थी, और वुमेन भी सबड्यू हो गई थी, क्योंकि पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, उन्हें इन्फीरियर स्टेटस दिया जाता था। वो मैंने आपको लेटर वैदिक में ही बताया था कि कैसे एज कम्पेयर टू अर्ली वैदिक पीरियड वुमेन्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन बढ़ चुके थे। हम आते हैं इकोनॉमी पे। तो एग्रीकल्चर सरप्लस तो थी, टाउन्स को नागर कहते थे, निगामा मार्केट्स को निगामा कहते थे, और टाउन्स में राजगीर, कौशाम्बी, चंपा ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स रहे थे। ट्रेड के लिए उज्जैन, तक्षशिला फेमस था, वैशाली फेमस था रिलीजियस के लिए। अब ट्रेड रूट्स नॉर्थ वेस्ट के थ्रू थे, जो कि बंगाल के थ्रू, दक्षिणापंथ, पाटलिपुत्र, गोदावरी, ये भी एक ट्रेड रूट था। मैरीटाइम ट्रेड ये लोग बंगाल और म्यांमार तक फैला हुआ था, और तक्षशिला ईरान। ठीक है। अब टैक्स वही बलि 1/6 प्रोड्यूस दिया जाता था। जो बलि थी, जैसे कि मैंने बताया था कि अर्ली वैदिक पीरियड में वॉलंटरी थी, पर लेटर वैदिक पीरियड में मैंडेटरी हो गई थी। तो वही महाजनपदास में भी वही चलता रहा, और इसे पर जो कलेक्ट करते थे वो करते थे बाली सातकास। ब्राह्मण क्षत्रियों को एग्जेम्प्ट किया जाता था, और पीजेंट और आर्टिसन को सारा बर्डन बियर करना पड़ता था। तो आप ये याद रख सकते हैं कि जो बलि थी वो बाली सातकास के द्वारा कलेक्ट की जाती थी। हाँ, तो मैंने आपको बताया आयरन प्लग यूज होने लगे थे, जिससे फॉरेस्ट क्लियर करना इजी हो गया, और फॉरेस्ट करना क्लियर इजी हो गया तो लोग गंगा किनारे सेटल होने लगे, और सरप्लस फूड प्रोडक्शन हो गया। ये सब मैं बता चुका हूँ। करेंसी वही पंचमार्क सिल्वर कॉपर कॉइन्स थी। पनीनी ने भी अपनी किताबों में वेजेस मेंशन किए, जिसे वेतन कहते थे, वेतन। ठीक है। अब बाद में ये तो हो गया मगध का, और मगध पीरियड के दौरान ही बहुत सारे ईरानियन इन्वेजन भी हुए थे, जिसमें सीरियस था इसने साइरस, जिसने सबसे पहले इन्वेडेड किया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया को। फिर था डरायस, जिसने पंजाब को एनेक्स किया था।
जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, गांधार में भी डरायस आ चुका था और गांधार तक्षशिला में भी जो इम्पैक्ट था जो ईरानी इन्वेजन का, वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में 200 सालों तक रहा था। तक्षशिला भी काफ़ी सालों तक पर्शियन एम्पायर का ही पार्ट रहा था। तो इससे क्या क्या कल्चर और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हुए उस दौरान। मतलब इंडिया काफ़ी सालों तक, जो हमारा भारत है वो काफ़ी सालों तक अलग अलग रूलर्स ने आके यहाँ पे कब्जा किया, और तो इस वजह से कुछ कल्चर हमने एसिमिलेट किए और कुछ हमने अडॉप्ट किए और कुछ और लोगों को भी दिए। तो काफ़ी सारा मतलब एक्सचेंज कल्चर का हुआ। तो इसीलिए आज इंडिया को मेल्टिंग पॉट ऑफ कल्चर भी कहा जाता है, जिसमें काफ़ी सारे कल्चर एक अलग अलग थ्रेड्स की तरह, मतलब काफ़ी सारी रंगों के थ्रेड्स की तरह एक बना हुआ कपड़ा बनाते हैं कपड़े। ठीक है, तो अब बात करते हैं कल्चर और इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स। तो जैसा मैंने आपको बताया, जो खरोस्ती स्क्रिप्ट थी वो भी अरमेक से ही आई थी। अशोका एडिक्ट्स, मानसेगरा, साहब बजगरीन खरोस्ती, वो भी खरोस्ती में ही थे। इंडो ईरानियन कॉइनेज भी चलने लगा, जिसे करसा कहते थे। और पर्शियन मॉडर्न पिलर और कैपिटल में भी पर्शियन आर्ट का इन्फ्लुएंस इजीली देखा जा सकता है। ईरान का एक एकिमीडियन पिलर था, एकिमीडियन पिलर, उससे मॉडर्न पिलर इन्फ्लुएंस था, पर जो मॉडर्न पिलर था वो ईरान एकिमीडियन पिलर से बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व था। ठीक है, अब बात करते हैं, अभी इन पिलर्स के बारे में भी और पढ़ेंगे अशोका में, जब मौर्यास के बारे में पढ़ेंगे और अशोकास के बारे में पढ़ेंगे। हम अलेक्जेंडर इन्वेशन की बात करते हैं। तो जब अलेक्जेंडर, क्योंकि ग्रीक रूलर था तो ग्रीक पर्शियन कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला, इसने पर्शिया के रूलर को हराया और बाद में ईस्ट की तरफ मार्च करने लगा। तो उस समय जो इंडिया था वो काफ़ी सारी स्टेट्स में, बहुत सारी स्टेट्स में बटा हुआ था, तो बहुत डिसयूनिटी, जैसे कि तक्षशिला था, गांधार था, पोरस था, तो ये सब स्मॉल स्टेट्स थी जिसे अलेक्जेंडर का इन्वेजन इन स्टेट्स ने देखा था। और काफ़ी सारी स्टेट्स इसे टैकल करने में सफल भी रही, बट कुछ स्टेट्स हार भी गई। जैसे कि आपने सुना होगा बैटल ऑफ हिडिप्सिस, जो कि पोरस खैबर पास को क्रॉस करके पोरस को हराया था अलेक्जेंडर में। ऐसा ग्रीक की काफ़ी सारी किताबों में लिखा हुआ है। क्योंकि वो ग्रीक रूलर नहीं लिखी गई है, इसलिए ऐसा मानते हैं कि अलेक्जेंडर ने पोरस को हरा दिया था। पर अभी भी इसका कोई प्रूफ नहीं है कि पोरस हारा था, क्योंकि पोरस के युद्ध के बाद अलेक्जेंडर आगे नहीं बढ़ पाया था। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि मगध की स्ट्रॉन्ग आर्मी देख के अलेक्जेंडर हार गया था, पर अभी हमें बस यही पढ़ना है कि बैटल ऑफ हिडिप्सिस कब हुई थी, 326 BC में। अब देखिए, जैसे इसमें लिखा है कि जैसे काफ़ी सारी बुकों में ये लिखा है कि इम्प्रेस होके अलेक्जेंडर ने पोरस किंगडम को रिस्टोर कर लिया था, जबकि ये सच नहीं है। सच ये भी हो सकता है कि पोरस ने अलेक्जेंडर को हरा दिया था, पर जैसा प्रोपेगेंडा चलते आ रहा है इंडिया के खिलाफ, तो मे भी ये हो सकता है कि ये झूठो, पर अभी यही, मतलब पढ़ने के लिए हमें अभी यही मानना है। ठीक है, और बाद में ये वेस्ट को रिटर्न हो गया था, क्योंकि अब जो पोरस की जो आर्मी थी वो काफ़ी थक चुकी थी और समझ चुकी थी कि इंडिया को जीतना इतना ईजी नहीं है, और बाद में बेबीलोन में मर गया था 323 BC में। अब ईरानियन और ग्रीक इन्वेजन का अफेक्ट क्या हुआ था, मतलब ग्रीक इन्वेजन, क्योंकि पर्शियन ग्रीक कॉन्फ्लिक्ट के बाद ग्रीक का रूल ज़्यादा रहा था। तो उसके बाद ग्रीक क्षत्रपास, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में एक क्षत्रपास में क्या होता था, अलग अलग प्रोविंसेस, जैसे कि राजा है उसके काफ़ी सारे बेटे हैं, तो उन्हें अलग अलग प्रोविंसेस दे दी जाती थी, तो उसे सत्रप कहते थे, क्षत्रपास। तो बहुत सारी सिटीज़ बनी, अलेक्जेंड्रिया सिंध में, बुकेफेला झीलम में, ये सब क्षत्रपास ही थे। और बहुत सारे इंडो ग्रीक एक्सचेंज भी हुआ, जिससे मौर्य का एक्सपेंशन हुआ। अब बाद में जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर का, तो सेल्यूकस निकेटर इंडिया आया था इन्वेजन के लिए। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था और मैट्रिमोनियल अलायंस हुआ था सेल्यूकस निकेटर के साथ। उसकी जो बेटी थी हेलेना, उसकी शादी हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से, और शायद उस समय काफ़ी सारे हाथी और काफ़ी सारी चीज़ें चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को दी थी एज अ पार्ट ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस। ठीक है, तो यही हमारा महाजनपदास ख़त्म होता है। अब हम आगे की डायनेस्टी अगली वीडियो में पढ़ते हैं।
थैंक यू।